प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, आज है हमारा वेक्टर, जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 4। अभी तक हमने ज्योमेट्रिकल मेथड द्वारा यानी कि ग्राफीय विधि द्वारा, है ना, वेक्टर एडिशन फाइंड किया हमने। ठीक है, वेक्टर एडिशन में हमने कौन कौन से लॉ को पढ़ा? हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा। आज हम क्या करेंगे, उसके लिए फार्मूला डेराइव करेंगे। ठीक, अभी तक हमने ज्योमेट्रिकल मेथड द्वारा ही जो है वेक्टर एडिशन की, और आपको पता है कि हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या किया था। यदि हम बात करें थोड़ा, यदि हम पीछे चले भी, ठीक है, तो सदिशों का क्या था? सदिश योग का त्रिभुज नियम। ठीक है, ट्रायंगल लॉ है ना, त्रिभुज नियम। यदि हम इसकी बात करें तो यहां पे क्या होता था बच्चे, तुम्हें बहुत अच्छी तरह याद है ना। हम इस तरीके से वेक्टर ए होता था, वेक्टर बी को हम कैसे लेते थे, यानी कि इसके सिर से इसकी पूंछ मिलाते थे वेक्टर बी की, ऐसे करते थे ना। ये वेक्टर ए होता था, यहां वेक्टर बी ऐसे इस तरीके से होता था। ठीक है, और जो हमारा रिजल्टेंट होता था, जो हमारा परिणामी जो होता था, उसको कैसे बनाते थे, ये इस तरीके से, यानी कि वो विपरीत क्रम में आता था। ये यानी कि ए ऐसे चला, बी फिर ऐसे हो गया क्रम। ठीक है, लेकिन जो हमारा जो तीसरी भुजा है, परिणामी की जो तीसरी भुजा है, इसका क्रम ऐसे नहीं था, इसका क्रम विपरीत हो जाता था, इस तरीके से हो जाता था। ठीक, याद आया? कुछ याद आया होगा, बिल्कुल। अब बात आती है पैरेललोग्राम, है ना, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, है ना, समांतर चतुर्भुज नियम। ये क्या कहता था बच्चों? ठीक, यहां पे क्या था, यहां पे ये मेथड नहीं था भाई। यहां पे हमारे पास देखो, कोई वेक्टर ए दिया गया है, कोई वेक्टर ए गिवन है, ठीक है, कोई वेक्टर क्या है, बी है हमारे पास, ये गिवन है, इस तरीके से होता था। ठीक, तो अब हमें जो है वेक्टर एडिशन करना है, वेक्टरों को जोड़ना है, यानी कि सदिशों को जोड़ना है। तो कैसे करते थे हम? देखो, वेक्टर ये हमारा ये हो गया। अब हम यहां क्या करते थे, यहां ये वाला फार्मूला मेथड नहीं अपनाएंगे। जैसे अगर यहां पे क्या था, हेड टू टेल, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। अब यहां पे आएंगे तो यहां पे ये क्या हो जाएगा बेटा, टेल टू टेल, टेल टू टेल, याद रखना, इसमें क्या है, टेल टू टेल है। अब हम क्या करेंगे, बी की पूंछ को और ए की पूंछ को इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से मिला दिया हमने, ये हमारा वेक्टर बी हो गया। अब हम सबसे पहला जो इसमें काम होता था, वो होता था पूरा पैरेललोग्राम बनाना, यानी कि समांतर चतुर्भुज को पूरा कंप्लीट करना एक तरीके से। तो कैसे करते थे, ये इस तरीके से। अब इसका जो परिणामी होता था बच्चों, किसका, ए और बी का जो परिणामी होगा इसका, ये रिजल्टेंट कहां से जाएगा, जहां पे सदिश ए और बी की पूंछ आपस में मिल रही हो। जहां पर सदिश ए और बी की पूंछ आपस में मिल रही हो, वहां से परिणामी शुरू होता था, ये इस तरीके से। मुझे याद आया, ये इस तरीके से, बस खत्म। अब तो चाहे इसे ट्रायंगल लॉ द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। अब तुम कहोगे सर ट्रायंगल लॉ द्वारा यहां से, अरे इसको यहां शिफ्ट कर सकते हो, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, यहां पे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन। चलो, अब बात थी पॉलीगन लॉ की। पॉलीगन लॉ में भी ऐसे था, मान लिया हमारे पास कोई 3 वेक्टर दिए गए हैं या 4 वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए दिया गया है या वेक्टर बी है, ये वेक्टर क्या है, कोई वेक्टर इस तरीके से दिया है, सी हो गया है, ए बी सी और डी, ये वेक्टर दिया गया। ठीक है, तो पॉलीगन लॉ में हम क्या करते थे, सदिश योग का बहुभुज नियम, बहुभुज नियम, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। टर्मिनोलॉजी को बेटा इस वजह से मैं ये बार बार इस पे जोर देता हूं, ताकि तुम अब हायर क्लास में जब हायर स्टडी करोगे
तो तुम्हें इसकी इंग्लिश मीन्स पता होने चाहिए कि इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज का सदिश योग का नियम। आगे जो तुम्हें पढ़ाई पढ़नी है वो तो तुम्हें इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए टर्मिनोलॉजी का भी ध्यान रखना। पता लग रहा है जब तुम बीएससी में आ रहे हो या कोई IIT JEE की कुछ तैयारी कर रहे हो, है ना, बीटेक कर रहे हो, तो उसके लिए वहां पे फिर दिक्कत आ जाएगी। फिर तुम्हें जब ये पता ही नहीं होगा तो वहां पे ये सब चीजें दिक्कत पैदा करेंगी, तो इसलिए इनका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम। देखो यहां पे क्या करते हैं, यहां भी वही हो जाएगा हेड टू टेल मेथड। हेड टू टेल क्या आ जाएगा, हेड टू टेल मेथड। कैसे आ जाएगा भाई, सबसे पहले वेक्टर ए को बनाओ, वेक्टर ए बना दिया जी हमने, वेक्टर ए हो गया, ठीक। उसके बाद बी, देखो बी कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। देखो यहां थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ध्यान रखना। इसको हमने ऐसे शिफ्ट कर दिया, बी हो गया, वेक्टर बी हो गया। वेक्टर सी हो गया, बिल्कुल सीधा एकदम, ये लो वेक्टर सी बिल्कुल सीधा, वेक्टर सी बिल्कुल अब दिखाई दिया, ये वेक्टर सी हो गया, है ना। अब आती है वेक्टर डी। वेक्टर डी इस तरीके से कुछ, ये इस तरीके से, वेक्टर डी ये हो गया, ठीक। बस अब क्या बनना था, परिणामी। परिणामी की दिशा क्या होगी बेटा, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी, ये इस तरीके से आया ना। ट्रायंगल लॉ में भी तो ऐसे आता था, ट्रायंगल लॉ में भी ऐसे आता था। तो परिणामी की दिशा क्या हो जाएगी, यहां से ये इस तरीके से, ये ऐसे, बस ये पॉलीगॉन लॉ, ठीक है। इतनी सी बात थी जो हमने पहले आपको हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे इनके लिए, आज हम जो वेक्टर एडिशन करेंगे, जो सदिशों का योग करेंगे, आज हम ज्यामिति विधि द्वारा यानी कि इस तरीके से बना के नहीं करेंगे। आज हम क्या करेंगे, फार्मूला डेराइव करेंगे और फार्मूले के द्वारा ही करेंगे। फार्मूला डेराइव करेंगे और फार्मूले के द्वारा ही करेंगे। तो इससे पहले आपने सब सीख लिया था। ये क्या होता था हमारे पास, वेक्टर ए दिया गया है, सदिश ए, ये बी दिया गया था, है ना, ये, ठीक भाई। जब हम इनको जब क्या करते थे, इनको जोड़ते थे, ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया। जब हम इनको जोड़ते थे इस तरीके से, तो हमारे पास क्या होता था, ये परिणामी की मतलब ए वेक्टर सदिश ए की, सदिश ए का यदि हमें परिमाण ज्ञात करना, सदिश ए का परिमाण क्या होता था, सदिश ए की लंबाई, यानी कि इसकी, इस वेक्टर की लंबाई, है ना, की लंबाई। ऐसे ही बी की ज्ञात करो तो बी का परिमाण क्या होता था, ये बी की लंबाई। मतलब इस तरह बोलेंगे ना इसे, परिमाण क्या है, अरे उसकी लंबाई तो है यार, न्यूमेरिक वैल्यू तो है, बी की लंबाई हो गई, ठीक। यदि हमें आर की, रिजल्टेंट की क्या पूछी जाए, ये हमारा रिजल्टेंट है, बीचों बीच गया है, इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना, ठीक। तो आर यानी कि परिणामी वेक्टर की अगर का परिमाण, इसका भी यही है, यानी कि आर की क्या हो जाएगी, लंबाई, आर की लंबाई। आर की लंबाई बोले तो विकर्ण की लंबाई, कहने का मतलब क्या है कि विकर्ण की लंबाई क्या है, ये विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई। विकर्णी तो है बेटा, ये विकर्णी तो है, समांतर चतुर्भुज का क्या है, ये विकर्ण। इसकी लंबाई को क्या कहेंगे, हमने परिमाण कहा था, आर का परिमाण क्या कहा था, कि जो विकर्ण की लंबाई होगी, ठीक है। अगर हमने बात की थी यहां से कि कोण, दिशा की हमने बात की थी, यदि हम दिशा की बात करें, दिशा की जब हमने बात की थी, तो हमारा ये एंगल तो क्या था, थीटा था पूरा। ये एंगल कौन सा वाला एंगल, जो वेक्टर ए के साथ बन रहा है, जो वेक्टर ए के साथ बन रहा है, वो क्या हो जाएगी हमारी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस अल्फा का मान क्या ज्ञात करेगा, इस अल्फा का मान दिशा को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो दिशा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा कोण का मान, अल्फा कोण का मान किसके, विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए वेक्टर के संदर्भ में। इतनी सी बात है तो तुम्हें पहले से पता है, ये तो हमने पहले लेक्चर में बता दी थी, क्लियर कर दी थी, ठीक है। चलो बहुत सुंदर। तो अब हमें पता चल गया है कि
परिणामी आर का परिमाण क्या होता है, विकर्ण की लंबाई होती है, और दिशा का मान यानी कि दिशा अगर हमें ज्ञात करनी हो तो अल्फा कोण का मान ए के संदर्भ में, अल्फा कोण का मान ए के संदर्भ में। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलो अब हम क्या करेंगे, सूत्र स्थापित करेंगे। चलो ये लिख लोगे, वैसे तुम लिखना चाहो तो ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, फार्मूला डेराइव करेंगे, ठीक, सूत्र स्थापित करेंगे, और उसमें यदि हमारे पास सदिश ए और बी का मान ज्ञात हो, यदि हमारे पास सदिश ए और बी का मान ज्ञात हो तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, सीधा उसका परिमाण ज्ञात कर सकते हैं, आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि हमारे पास सदिश ए और बी तथा उसके बीच का कोण पता हो तो हम सीधे आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसा हम सूत्र स्थापित करेंगे, ऐसा डेरिवेशन अभी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसे लिखने की वैसे जरूरत तो नहीं यार, पहले आप लिख चुके हो इसे, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे कोई जरूरी नहीं है, इतना खास नहीं है इसमें। अब हम आते हैं नए उस पे, परिणामी आर का या परिणामी का परिमाण, ठीक है। अगर हम ज्ञात करें परिणामी का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, तथा परिणामी की दिशा, दिशा भी है ना, और परिणामी की दिशा भी, परिणामी की दिशा भी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ क्या है, रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, यानी कि ये दो पॉइंट है यार, ठीक है क्या ये अल्फा, है क्या ये अल्फा। अरे अल्फा ही कोण तो था, दिशा के लिए हमने क्या ज्ञात किया था, ठीक है, अल्फा ही तो होता था हमारे पास। चलो ठीक, अब हम बात करते हैं, देखो बना दो भाई ऐसे ही, क्या बनाओगे, ऐसे ही कुछ नहीं बनाना है, जो बनाओगे सही ढंग से बनाना है, ठीक है। चलो हमने बनाया पैरेललोग्राम बनाया, ये इस तरीके से वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये बनाया हमने, ठीक है, वेक्टर ए बनाया और वेक्टर बी बनाया, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक। तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं, कंप्लीट द पैरेललोग्राम। सबसे पहले हमें समांतर चतुर्भुज को पूरा बनाना है, समांतर चतुर्भुज को पूरा करना है। तो ये इस तरीके से, ये ए ऐसा आया सर, खूबसूरत सा लगा है। चलो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यार यहाँ पे, क्या सर तारीफ तो इतनी कर रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा बना के तारीफ कर रहे हो। चलो थोड़ी कोशिश की अच्छा बनाने की, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया यहाँ से, चलो ऐसे कर दिया, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, ठीक। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां बनने वाला है इन दोनों के बीच का कोण क्या, चलो रिजल्टेंट कैसे रहेगा, आपको पता है कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये रहेगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन है ना, यहां से रिजल्टेंट दोनों, जहां भाई पूंछ से पूंछ मिल रही है वहां से रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस तरीके से रहेगी। चलो ये इतनी बात भी आपको पता ही है, ये है रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट। अब हमें यहां से क्या करना है बेटा, हमें आर का, देखो परिणामी का परिमाण, एक तो आर की वैल्यू चाहिए और दूसरी वैल्यू किसकी चाहिए, हमें चाहिए अल्फा की, इस एंगल अल्फा का मान जो किसके साथ है, वेक्टर ए के साथ, जो वेक्टर ए के साथ है उस एंगल अल्फा का मान, हमें दिशा ज्ञात कर रही है यहाँ पे, इसलिए हमें इसका मान चाहिए। और हमें क्या चाहिए, परिणामी आर का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखो इस तरीके से तो फाइंड करना इजी नहीं है ना, इस तरीके से फाइंड करना, हमारे पास सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, इन जैसे आकृतियों के लिए, जैसे ये वाली आकृति है, हम क्या कर लेते हैं, इसे एक यहां पे इस तरीके से हमने लंब डाल दिया एक। अब तुम समझ गए होंगे सर, हम आपकी टेक्निक समझ गए हैं कि आप करना क्या चाह रहे हो, है ना। हाँ बिल्कुल बेटा,
हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और हमने ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह पढ़ी है, हम उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे इनके मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलो तो ये वेक्टर है, यहां पे हमने नाम दे दिए इस तरीके से। ये हमने क्या कर दिया, इस पे लंब डाल दिया 90 डिग्री का, 90 डिग्री होता है लंब ठीक है, तो ये हमने इस पे क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ठीक है, चलो लंब डाल दिया यहाँ पे, थीटा कोण बनाते हुए, थीटा ही कोण बनाएगा। अब हम यहां पे ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसका मान ज्ञात करेंगे। इसका मान तो बी है यार, ये तो तुम्हें पता ही है, पैरेलल शिफ्टिंग की ना हमने, ये तो बी ही है, यही तो पैरेलल शिफ्ट किया हमने इसको यहाँ पे। ठीक है, ये तो बी है, तो अब हमें देखो ये मान हमें ज्ञात है, इसका मान हमें मालूम करना है, ओ एम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये क्या है, हमारा कर्ण है, ये क्या है, हमारा आधार है, तो इससे क्या बनेगा हमारा cos थीटा बनेगा। चलो ठीक है, OPN, तो NOM समकोण त्रिभुज NOM, ठीक है। OM ये क्या है, सबसे पहले फार्मूला लगा, देखो यहां पे क्या है, OM का स्क्वायर यदि हम फाइंड करना चाहें, पहले तो चलो सीधे इस तरीके से लिखो यार, समकोण त्रिभुज में तो यहां पे क्या था, समकोण त्रिभुज NOM में हम यहां से बेटा वैल्यू निकालेंगे cos थीटा। देखो हमें चाहिए वैल्यू, किस किस की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, एक तो हमें ये वाला मान चाहिए, एक हमें ये वाला मान चाहिए। आगे क्या यूज होगा ये आपको तब पता चलेगा, है ना, पहले हम ये वाला मान निकालते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे यदि हम देखो ये देखें cos थीटा, ये वाली वैल्यू हमें गिवन है, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यानी कि कर्ण और आधार से क्या बनेगा, यदि cos थीटा बराबर क्या बनेगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है OM, कर्ण क्या है B, ये cos थीटा। ठीक, तो OM बराबर यदि हम वैल्यू निकालें, OM बराबर क्या हो जाएगा, OM बराबर B cos थीटा, B cos थीटा, वैल्यू आ गई। चलो अब इसके बाद क्या ज्ञात करते हैं, देखो ये वाले में देखो जरा, अगर हम इसका हम मान ज्ञात करें तो इसकी वैल्यू गिवन है, इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो ये लंब है और ये कर्ण है, लंब और कर्ण से क्या बनता है, साइन थीटा बराबर के लंब बटे कर्ण, यानी कि ON बटे कर्ण का मान कितना है B, कर्ण का मान वेक्टर B है, तो यहां से ON की वैल्यू निकाल दो, ON बराबर कितना आ जाएगा B साइन थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे OM की वैल्यू भी पता चल गई हमें, ON की वैल्यू, ON की पता चल गई वैल्यू और OM की वैल्यू पता चल गई। एक बार ज्यादा नीचे तो नहीं चलेगी हम, ON B साइन थीटा, हाँ जाने वाले थे। ठीक है, ON बराबर B साइन थीटा। ठीक है, B साइन थीटा। चलो अब बात करते हैं, आ जाओ इधर आ जाओ। ठीक, यहां पे ये वैल्यू आ गई। अब हम पूरा इस समकोण त्रिभुज में, यार इसे नाम क्या दें, P नाम दे दो, P नाम दे दो। अब हम इस पूरा समकोण त्रिभुज में देखते हैं। ठीक, पूरा समकोण त्रिभुज में क्या देखते हैं भाई, ये वाला देखो जरा, त्रिभुज PON में इसका मान क्या आ गया, चाहे तुम लिख दो यहां पे, OM की वैल्यू क्या आ गई, OM की वैल्यू क्या आ गई, B cos थीटा, B cos थीटा आ गई, और ON की वैल्यू क्या आ गई, B sin थीटा, है ना, B sin थीटा। चाहे तुम इसको अलग भी बना लो थोड़ा, ये इस तरीके से, ताकि तुम्हें पता रहे कि हमने निकाला क्या क्या है। ठीक है ना, MON, ये क्या आ गई B sin थीटा, ये क्या आ गई हमारे पास B cos थीटा, B cos थीटा। ठीक है, इतना मान हमें क्या चल गया, पता चल गया, ये हमारा क्या है, थीटा एंगल है। ठीक है, वेरी गुड। अब हम क्या ज्ञात करेंगे बेटा, यहां से हमने कहा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज NOP में, समकोण त्रिभुज NOP में, NOP में ये वाला ज्ञात करना ना, आर की वैल्यू फाइंड करनी। अरे अभी बताया तो था ऊपर, परिणामी का परिमाण ज्ञात करना है, ठीक है। तो आर की वैल्यू यदि हमें फाइंड करनी है तो ये क्या है हमारी, ये कर्णभुजा है। ओहो, एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों, ये हमारी क्या है, समकोण त्रिभुज ONP में ये कर्णभुजा है, NOP में, ठीक है, NOP में ये हमारी क्या है, कर्णभुजा, यानी कि PN का स्क्वायर प्लस के ON का स्क्वायर प्लस के OP का स्क्वायर, ये तो आएगा। तो PN का स्क्वायर यानी कि R का स्क्वायर, यानी कि R का स्क्वायर निकालना है हमें, और R का, अब रख दो वैल्यू भाई, ON की वैल्यू क्या है, B साइन थीटा, B साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस के OP यानी के A प्लस के B कॉस थीटा का होल स्क्वायर, R स्क्वायर बराबर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2AB कॉस थीटा, यही तो आएगा यार, वर्क खोलोगे, ठीक है। A स्क्वायर B स्क्वायर, चलो देखो अब यहां पे क्या होगा, ये B साइन स्क्वायर थीटा है, B कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमने B स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या हो गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। वाह वाह सर जी, ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, ठीक है, इतना आसान कर दिया। अब A स्क्वायर तो ये अलग से था ही, यहाँ पे बचा इधर कितना, 2AB कॉस थीटा, कितना 2AB कॉस थीटा, ये 1 हो गया, B स्क्वायर हो गया प्लस के A स्क्वायर, यानी कि ऐसे लिखो A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस के 2AB कॉस थीटा, अरे यार 2AB कॉस थीटा, 2AB कॉस थीटा, बस खत्म खेल। R की वैल्यू आ चुकी है, R बराबर के, अरे यार ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। चलो आगे चलते हैं, इसे आगे लेके चलते हैं भाई, इसे आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारा अब दिखाई दे रहा होगा पक्का, चलो कोई नहीं, हम अब आगे चलते हैं, बहुत जगह हमारे पास इधर, ये ठीक है, ये आ गया R स्क्वायर बराबर, तो R बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस के 2AB कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई हमारी R की, R का मान आ गया ठीक, हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, R का मान आ गया हमारे पास। इस R को आप मैग्नीट्यूड ऑफ R ये भी लिख सकते हो, परिमाण है ना भाई, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। बस एक बात याद रखना कि थीटा का मान 0 से और कितना 180 के बीच ही रहेगा, ये बात ध्यान रखना, थीटा का मान कितना रहेगा, 0 से और 180 के बीच रहेगा, ये चीज ध्यान रखना बच्चों, ये मत भूल जाना, थीटा का मान क्या रहेगा, 0 से और 180 के बीच ही रहेगा। ये फार्मूला अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मस्त समझ में आ गया, वेरी गुड, थीटा का मान का ध्यान रखना विशेष। अब बात करते हैं हम किसकी, अभी हमारी दिशा तो रह गई यार, ठीक है, दिशा रह गई हमारी फाइंड करनी, चलो दिशा ज्ञात करो भाई। दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब हम समकोण त्रिभुज, इसमें NOP में ये वाला एंगल क्या है हमारा, अल्फा, हमने इस अल्फा एंगल का मान ज्ञात करना है, अल्फा एंगल। तो दिशा के लिए पहले भी बताया था आपको किसकी, tan थीटा का मान,
ठीक है, क्या करते हैं, सॉरी, लेकिन थीटा की जगह हमारे पास क्या है यहाँ अल्फा, तो दिशा के लिए हमेशा क्या अल्फा का उसका सॉरी 10 ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, 10। तो समकोण त्रिभुज, वही समकोण त्रिभुज NOP में 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, b साइन थीटा, आधार कितना है a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस के बी कॉस थीटा। ये आ गया हमारा मान 10 अल्फा का। यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, अल्फा बराबर 10 इनवर्स, ठीक, b साइन थीटा बटे a प्लस के b कॉस थीटा, a प्लस के b कॉस थीटा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, ठीक, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। अच्छा, तुम सोचोगे सर यहां से a के साथ तो ठीक है, ये तो a के साथ बता दिया आपने, यदि कभी बाई चांस ऐसा हो कि हमें b के साथ ज्ञात करना पड़े, यदि कभी ऐसा हो कि हमें b के साथ ज्ञात करना पड़े, ठीक है, ये है विद रिस्पेक्ट टू a, यानी कि a के संदर्भ में। आगे आएगा क्या, अगर मैं लिखूं तो आगे आ जाएगा a के साथ, चलो मैं लिख देता हूं a के साथ, इतना तो आ ही जाएगा आगे। अगर b के साथ वाली बात हुई तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स क्या आ जाएगा, a साइन थीटा बटे b प्लस a कॉस थीटा, ये आ जाएगा आपका, अगर तुम्हें b के रेस्पेक्ट में फाइंड करना पड़े, b के साथ, अगर तुम्हें b के साथ फाइंड करना पड़े। अरे a के साथ फाइंड किया तो यार तुम ऐसे के b के साथ फाइंड करोगे तो ये वाला फिर ये ऐसे में हो जाएगा, ठीक है ना, फिर ये ऐसे में हो जाएगा। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे ही, यानी कि फिर यहाँ पे इस तरीके से लंब डलेगा, ऐसे करेंगे ना इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये मान चेंज हो जाएंगे, जहां a है वहां b आ जाएगा। बात समझ में आ गई, चलो ये इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपके। चलो ठीक, अब चलते हैं अगले पे, हम टॉपिक क्या है हमारा, इसके बाद सवाल है, इसके बाद सवाल करते हैं, एक 2-3 सवाल करते हैं, बढ़िया बढ़िया से लगाते हैं, ठीक है। चलो अब भूल मत जाना यार इसे, ठीक है। फार्मूला क्या आ गया, b साइन थीटा बटे a प्लस बी कॉस थीटा, सर भूलेंगे नहीं। और r की वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा, किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर, किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। चलो क्वेश्चन एक अच्छा सा है, 5 न्यूटन के 2 बल किसी एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन को लिख लो भाई, क्वेश्चन है 5 न्यूटन के 2 बल, 5 न्यूटन के 2 बल किसी एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं। अच्छा जी, किसी एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अच्छा चित्र भी दिया गया है भाई, ये 2 बल कार्य तो कर रहे हैं भाई, देखा नहीं मैंने, और बीच का एंगल कितना है भाई, 45 डिग्री। ओह चलो क्या कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कार्य कर रहे हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया। उनका परिणामी ज्ञात करो, उनका परिणामी ज्ञात करो, ठीक है। तो यहां क्या है, परिणामी ज्ञात करो, परिणामी का मतलब समझ रहे होंगे तुम, है ना, रिजल्टेंट फाइंड करना है हमें, रिजल्टेंट क्या करना है, फाइंड करना है। चलो भाई, जब परिणामी ज्ञात करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम कि हमें डायग्राम को पूरा करना है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, डायग्राम को पूरा करना है। डायग्राम को पूरा करना है तो ये लो भाई, डायग्राम को पूरा कर दो, यहीं पे कर दें क्या, चलो यहीं कर देते हैं, है ना,
ये डायग्राम को कंप्लीट कर दिया, ठीक है, डायग्राम को कंप्लीट कर दिया ये इस तरीके से। 5 न्यूटन के 2 बल हैं, ध्यान रखना, ये भी 5 न्यूटन का ही है और ये भी 5 न्यूटन का ही है। एक बात तो इससे साफ जाहिर होती है कि रिजल्टेंट कहां से जाएगा, जब दोनों बल समान हो, करवाया था उन्होंने उस दिन भी, रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा। रिजल्टेंट कहां से जाएगा, बीचों बीच जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, निकालते हैं। अभी तो हमें पता है कि इनके बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अभी तो हमें ये पता है कि बीच का एंगल कितना, 45 डिग्री दे रखा है। ये हमारा आर है ना, ये वाला एंगल हमारा क्या है, अल्फा होता है, ये तो तुम्हें पता ही है, ये वाला एंगल अल्फा होता है, ए के साथ बनने वाला एंगल, क्योंकि ये सदिश ए है, ये वेक्टर ए मान लो, इसे वेक्टर बी मान लो, ये लो वेक्टर बी मान लो, ठीक है। ज्यादा छोटा तो नहीं बन गया चित्र, नहीं ठीक है, नजर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ज्ञात करते हैं, चलो आर स्क्वायर बराबर, सबसे पहले बस फार्मूला लगा दो यहाँ पे, आर स्क्वायर बराबर के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा, मान रख दो भाई 5 का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर प्लस के 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा कॉस 45 डिग्री। सर जी इतना फास्ट तो मत बोला करो, ठीक। देखो फंडे आपको सारे क्लियर करवा के चलेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से समझाएंगे एकदम आपको, छोटी छोटी चीजें बारीक बारीक छोड़ेंगे कुछ नहीं यार, बस पढ़ते रहो मस्ती के साथ, ठीक है। इतना जरूर करना कि अपने दोस्तों को जरूर जो है शेयर कर देना चैनल, बस इतना करना है आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो अब है 5 पंजे 25 प्लस के 5 पंजे 25 प्लस के 2 5 दूने 10 पंजे 50, अच्छा जी, गुणा cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है शायद, जहां तक मुझे उम्मीद है, बिल्कुल ठीक है, 1/√2 होता है। अब यार इसे जो है √2 से तो हम काट नहीं सकते, तो हम यहाँ क्या ऐसे कर दें, √2/√2 कर दें, चलो इस 2 से 2 की गुणा हो जाएगी। अरे यार नहीं, इतना शॉर्ट भी नहीं करना है ना, तुम बोलोगे सर क्या कर रहे भाई, 50 प्लस के 50 गुणा 50 मील, जब कोई बच्चा रोता है, √2 बटे, मम्मी कहती भांग से बेटा अंडर का सवाल आ जाएगा, 2 से ये कटेगा 25 बार, है ना, तो कितना हो जाएगा बेटा, 50 प्लस के, यार 25 की गुणा तुम करोगे किसमें, अब 25 गुणा 1.44 होता है इसका मान, कर दो भाई, गुणा कर दो, और 25 चौक 100, हासिल लग गए 10, 25 चौक 100 और 10 110, ठीक है, हासिल लग गए, एक 25 से कम 25 और एक 26, यानी कि 50 प्लस के कितना आ जाएगा, 26 निकल गया, बस बहुत है, इतना ज्यादा लफड़े में हाँ 35, ओहो देखो कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई थी, 25 से कम 25, अरे 25 चौक 100, हाँ 10 भी तो लगे थे, तो ये 35 हो जाएगा ना, तो हमने क्या कर दिया इसे 85.1 भी कर सकते हो यार, ये 85.1 हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया 85.1, ओके, ये आ गया हमारा उत्तर आ गया 85.1, तो ये आ गया, लेकिन ये आर स्क्वायर का मान है, अगर हम आर का मान निकालेंगे तो अंडर 9 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 9 9 81, हाँ 9 पॉइंट समथिंग, ज्यादा में ज्यादा चक्कर में नहीं जाते यार, 9 पॉइंट कितना लिख देते हैं, चलो हम देख के लिख देते हैं 9.21, ये आ गया हमारा परिणाम। आर की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। वैसे यहां पूछा तो केवल परिणामी ही पूछा है, पूछा तो यहां केवल परिणामी ही पूछा है। यदि हमें बाई चांस यदि हमें अल्फा का मान भी, यानी कि दिशा भी पूछी गई होती, ठीक, दिशा भी पूछी गई होती, फिर तुम क्या करते बेटा, अल्फा बराबर फार्मूला पता है ना तुम्हें, ठीक, फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है, tan अल्फा का फार्मूला क्या आया था हमारे पास, ए प्लस बी कॉस थीटा, बाप रे, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, गंदी बात नहीं करना बिल्कुल भी, गलत आंसर नहीं। चलो
अब आती है बात बी साइन थीटा। यार बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, 5 है, 5 न्यूटन है ना। तो कितना कर देंगे, 5 गुणा साइन 45 बटे 5 प्लस के 5 गुणा कॉस 45, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। 5 गुणा साइन 45 1 बटे अंडर रूट 2, ठीक। हाँ इधर हमने, हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। 5 प्लस के 5 गुणा 1 बटे अंडर रूट 2, चलो गुणा कर दिए, ऊपर कितना आ गया, 5 बटे अंडर रूट 2 आ गया, बटे में कितना आ गया, 5 बटे अंडर रूट 2 प्लस के ऐसे आ गया ये 5 बटे अंडर रूट 2, ठीक है। तो ऊपर 5 बटे अंडर रूट 2 है ही, बटे में क्या आ जाएगा, इसकी गुणा यहां हो जाएगी, तो ये 5 अंडर रूट 2 प्लस के 5 बटे पूरे के बटे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 खत्म, ओके। तो ये आ गया हमारे पास बटे में। अब हम यहां कर दो, 5 को भी कॉमन ले लो यार, 5 बटे 5 कॉमन ले लिया हमने, अंडर रूट 2 प्लस के 1 हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस के 1 हो जाएगा, ये खत्म हो गया इससे, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब बटे में अंडर रूट रह गया, ठीक है, 1 बटे अंडर रूट 2 प्लस के 1। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको खत्म करने के लिए, बटे में अंडर रूट खत्म करने के लिए क्या खत्म कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, अंडर रूट 2 माइनस के 1 गुणा करते थे ना, ऐसे गुणा करते थे, ठीक है। अब आ जाओ इधर, करते होंगे, पता नहीं आप करते होंगे, हमने तो की नहीं कभी आज तक ऐसी गुणा। अरे हर का परिमेयकरण कैसे करते थे, ऐसे तो करते थे भाई मैथ्स में, भूल गए क्या, हर का परिमेयकरण बटे में अंडर रूट नहीं छोड़ते, ठीक है। तो हम इसके विपरीत साइन, विपरीत चिन्ह से गुणा कर देते, तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 2 माइनस के 1 बटे में, इनका नीचे वर्ग हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी हो गया ना, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 माइनस के 1 बटे 2 माइनस के 1, तो यानी कि कितना आ गया, अंडर रूट 2 माइनस का 1। ये अंडर रूट 2 माइनस का 1 कितना होता है, अरे ये तो पहले ऊपर देख के पता चल रहा होगा 10 अल्फा बराबर, इतना कुछ सोचने का झंझट है ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पता है कि ये कहां से जाएगा, परिणामी दिशा क्या होगी इसकी, क्या दिशा होगी, 10 22.5 डिग्री, 10 22.5 डिग्री ठीक है, हमें पता है यहां से। तो अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 22.5। अगर हमें ये पता ना हो कि ये मान किसका है, तो यहां से हमें पता चल गया था, ये मान यहां से हमें पहले ही पता चल गया था, ठीक है बच्चों। तो आई होप यू एंजॉय इट। अब करते हैं एक थोड़ा अच्छा सा सवाल करते हैं, ठीक है। एक दो और इंपोर्टेंट सी बातें लिखोगे, इंपोर्टेंट सी बातें लिखोगे। देखो नोट 500 का, यदि सदिश ए व बी के मध्य का कोण 60 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, ठीक, और परिणामी बिल्कुल क्या, बीच से जा रहा हो, परिणामी क्या बिल्कुल भाई ए के बीच का कोण इतना हो, परिणामी बीच से कब जाएगा, बीच से गुजर रहा, बीच या मध्य लिख सकते हो, ठीक है। हो तो
क्या हो जाएगा, एंगल का मान कितना आ जाएगा, a√3। कोण क्या हो जाएगा, a√3, यानी कि जो दिशा है इनकी दिशा कितनी हो जाएगी बेटा, a√3। तो परिणामी, अरे यार क्या लिख दिया, कोण तो पहले लिख दिया था, परिणामी की बात हो रही थी। क्या होगा, परिणामी। परिणामी का मान कितना हो जाएगा बेटा, a√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a√3 आएगा इसका मान। ठीक है, हाँ। और यदि कोण इतना हो और सदिश बराबर हो, ठीक है, यदि कोण कितना हो, यदि कोण 90 डिग्री का हो, तो 90 डिग्री का हो तथा सदिश बराबर हो, बराबर या समान, ठीक है ना, बराबर हो, तो परिणामी कितना हो जाएगा, a√2। परिणामी का मान कितना होगा, अरे a क्या है, वेक्टर a का मान, वेक्टर a का मान इंटू √2, वेक्टर a का मान इंटू √2। ये बात है, ये इसका मतलब, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। यदि सदिश a और b के मध्य का कोण 60 डिग्री हो तो परिणामी बीच से गुजरा। परिणामी बीच से गुजरने का मतलब क्या है कि सदिश a और b समान है, तभी तो परिणामी बीच से जाएगा। ठीक, तो वहां पे परिणामी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यदि परिणामी का परिमाण पूछा जाए तो वहां पे क्या आएगा, a√3, यानी कि जो वेक्टर a का जो मान है, ठीक है, उसके अंडर कितना हो जाएगा। अरे चाहे वेक्टर a का हो b का हो, है तो दोनों समान ही है भाई, इसीलिए तो बात हो रही है। इसी के 90 का कोण इतना हो तो परिणामी ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई, 90 का हो तो a√2 और 60 का हो तो a√3। छोटी छोटी बातें, मोटी मोटी बातें, छोटी मोटी बातें तो ध्यान देते नहीं यार, छोटी मोटी बातों में अरे सर ये तो कुछ भी काम। दो बल जिनके परिमाणों का अनुपात, क्वेश्चन एक और मजेदार सा क्वेश्चन है। दो बल जिनके परिमाणों का अनुपात, ठीक है, परिमाणों का अनुपात दे रखा 3:5 दे रखा है, 3:5, ठीक है, तथा परिणामी 28 न्यूटन तथा 28 न्यूटन हो। परिणामी क्या है, 28 न्यूटन है। तो दोनों, अच्छा दोनों के बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो प्रत्येक बल का मान तथा दोनों बलों के मध्य का कोण कितना बताया था, 60 डिग्री हो। तो दोनों बलों का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, दोनों बलों का मान ज्ञात करो। सॉल्यूशन देखो यहां पे क्या दे रखा है, परिणामी यानी कि आर की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 28 न्यूटन दे रखी है। आर की वैल्यू पहले दे रखी है, 28 न्यूटन दे रखी है। ठीक, बनने वाला कोण कितना दे रखा है, देखो थीटा का मान कितना दे रखा है बेटा, 60 डिग्री दे रखा है। ये दोनों के बीच का कोण है, यहां अल्फा मत समझ लेना, ये दोनों के बीच का कोण है सदिशों के, ठीक है ना। अल्फा तो क्या है, अल्फा तो एंगल ए के साथ बनने वाला कोण है। अल्फा तो एंगल ए के साथ, अरे ऐसे होता था ना यार, ये होता था, ये अगर तुम्हारा ये परिणामी बीच से जा रहा तो ये परिणामी के साथ बनने वाला कोण होता था अल्फा, ठीक है। ये पूरा कोण तो थीटा है ना, तो सदिशों के बीच का कोण तो क्या है, थीटा है। ठीक, अब बात आई यहां पे किसकी, F1 का मान कितना है, F1 बराबर के 3x, भाई अनुपात में दिया हुआ है ना। F2 बराबर कितना है, पहला बल कितना है 3x है, दूसरा कितना है 5x है। हमें क्या ज्ञात करना है, यहां पे दोनों बलों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। बस अब क्या है, लगा दो फार्मूला, खेल खत्म। r² बराबर a² प्लस के b² प्लस के 2ab cos थीटा,
मान रख दो ए कितना है बेटा, ए यानी कि ये बल यार, ये ध्यान रखना, ए इसे बोलेंगे और बी इसे बोलेंगे। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। हाँ, तो ए का स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस के 5x का होल स्क्वायर। हाँ, तो तुम यहाँ भी कुछ और ढूंढने लग जाओ। 3x का होल स्क्वायर प्लस के 5x का होल स्क्वायर प्लस के 2a का मान 3x, b का मान 5x और cos कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री। चलो ये कितना आना है यहाँ पे 28 का स्क्वायर, 28 का। तो 28 का वर्ग बराबर के 9x स्क्वायर प्लस के 25x स्क्वायर प्लस के 2 तिये 6 पंजे 30 x स्क्वायर प्लस के, सॉरी प्लस नहीं, cos 60 का मान कितना होता है बेटा भाई, sin 30 का मान 1/2 तो cos 60 का मान 1/2। बात समझ में आ गई। 2 से इसे काट दो, कितने बार 15 बार कटेगा ये। तो मान क्या आ गया हमारा 28 का स्क्वायर बराबर के 9x 25 और 15 कितना हो गए 40, 40 और 9 49, 49x स्क्वायर। ये दोनों अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर है। ये 28 का वर्ग बराबर के 7x का होल स्क्वायर। भाई 7 7 49 होता है नहीं होता, स्क्रीन में तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब हम इधर आ जाते हैं भाई 7x का। अब यहां पे वैल्यू क्या आ गई बेटा 7x बराबर के 28, तो x बराबर के 28/7, 7 चौक कितना हो गया 28, x का मान 28 आ गया। तो यहां से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, यहां से हम किसका मान f1, f1 बराबर कितना है हमारा 3x, यानी कि बराबर 3 गुणा x का मान कितना है 4 आया ना, तो 3 चौक 12 हो गया, 12 न्यूटन हो गया, ठीक। और f2 कितना है हमारा 5x बराबर के 5 गुणा 4, 5 चौक कितना आ गया 20 न्यूटन। तो 12 न्यूटन और कितना 20 न्यूटन, ये आंसर आ गया। उतार लो जल्दी से, 12 न्यूटन और 20 न्यूटन। अब एक नया क्वेश्चन है, प्यारा सा सुंदर सा, उतार लिया होगा है? बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। नहीं भी उतारा होगा तो वीडियो यहीं पड़ी रहती है यार, कौन सी मैं कोई वीडियो प्राइवेट कर रहा हूँ या तुम में कोई बहुत बड़ा कोई जाना माना ट्यूटर तो नहीं है ना, अपनी छोटी सी दुकान है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलो। किसी वस्तु पर 2 बल कार्यरत है, बहुत इजी है ये भी। किसी वस्तु पर देखो, अभी इजी सवाल इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि शुरू में ही कठिन सवाल लेके आ जाएंगे तो तुम्हारा मनोबल टूट जाएगा, ठीक है, मोरल डाउन हो जा रहा है यार, बेकार, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। अभी थोड़ी इजी क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें लगेगा अरे वाह ये तो बहुत इजी, ये तो बहुत इजी है, तुम्हारा इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा। आएगा समझ में। तो किसी वस्तु पर 2 बल कार्यरत है, किसी वस्तु पर 2 बल कार्यरत है, जिनके परिमाण क्रमशः यानी कि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन है, 3 न्यूटन व 4 न्यूटन। ठीक है, यानी कि 2 बल कार्यरत है जिनके क्रमशः एक का 3 न्यूटन है, एक का 4 न्यूटन है परिमाण, ठीक है। यदि परिणामी बल का परिमाण 1 न्यूटन है, यदि परिणामी बल, ठीक, का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना है 1 न्यूटन है,
1 न्यूटन है, तो फिर तो क्या है, दोनों बलों के मध्य का कोण, दोनों बलों के मध्य का कोण, दोनों बलों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। दोनों बलों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। फार्मूला लगा दो बेटा, वही अपना रामबाण अचूक उपाय है ना, अचूक निशाना क्या है, आर स्क्वायर बराबर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये बी बेचारा रोता हुआ बन गया। चलो परिणामी कितना, देखो यहाँ पे, अरे यार जो वैल्यू गिवन है वो तो मैंने लिखी नहीं पहले, कोई बात नहीं, अब तो तुम समझ लोगे, ठीक है। ए का मान ये है, बी का मान ये है, ये आर का मान है, कहानी खत्म है। ये मान हमें ज्ञात करना ही है, थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 न्यूटन है ना भाई आर तो, ठीक। ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर प्लस के 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कॉस थीटा हमें फाइंड करना है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9 प्लस के 16 प्लस के 4 के 12 दूने 24 कॉस थीटा, 24 कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर। अब यहां ध्यान रखना, अब यहां ये ध्यान रखना कि यहां पे ये क्या है, ऐसे था, ठीक। 1 का स्क्वायर, चाहो तो तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, और यदि तुम इसको अंडर रूट के अंदर भी लिख देते तो भी इसका मान वही, यदि तुम इसको अंडर रूट के अंदर लिख देते तो भी इसका मान ऐसे ही आना था, क्योंकि तुम पहले से ही स्क्वायर में लिख सकते हो। तो अब दिक्कत ये इसलिए नहीं है क्योंकि 1 है यहाँ पे मान दिया हुआ और तुमने 1 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, 16 और 9 कितना हो गया, 25, ठीक है। 25 को हम क्या करेंगे, 1 बराबर के 25 प्लस के 24 कॉस थीटा, 25 को इधर लेके आओ भाई, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 24 बराबर के 24 कॉस थीटा, 24 से 24 कैंसिल हो गया, तो यानी कि इधर ही लिख देते हैं यार, कॉस थीटा बराबर माइनस के, और माइनस एक किसकी वैल्यू होती है कॉस में, कॉस थीटा बराबर के कॉस 180, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, थीटा का मान हमारा कितना आ गया, 180 डिग्री। यही तो पूछा था बनने वाला कोण कितना है, तो इनके बीच बनने वाला कोण कितना है, 180 डिग्री का होगा। कितने का होगा बच्चों, 180 डिग्री का होगा मान, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों की, सम स्पेशल केसेस, ठीक है। हम बात करते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों की बात करें, यदि, चलो यदि हम बात करते हैं, इसे मिटा दो, चलो इसे मिटा देते हैं यार, है ना, इसे मिटा देते हैं, क्यों इसको बीच में रखें जबरदस्ती, ये तो तुम समझ गए होंगे, तो सवाल तुम्हारे लिए बहुत आसान था, चुटकियों का खेल था सर, ये तो हमने हंसते हंसते ऐसे ही कर लिया था। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर तुमने हंसते हंसते कर लिया था, मैं भी यही चाहता हूं। विशेष परिस्थितियां, भाई मातर वातर गलत हो जाए तो उसके ऊपर हंगामा मचाना यार, कहीं कमेंट बॉक्स में लिखने लगो, ठीक है। परिस्थितियां, स्पेशल केसेस है ये, ठीक है। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0, कहने का मतलब क्या है कि थीटा बराबर 0 यदि हमारे पास वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अभी इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो बनने वाला एंगल कितना, यानी अरे यार इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, देखो ए वेक्टर ए ये हो गया,
वेक्टर बी ये हो गया, ये लो क्या हो गया, थीटा पर यहां क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया। थीटा बराबर कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। ठीक, चाहो तो तुम इसे ऐसे भी कर सकते हो, देखो आर स्क्वायर बराबर के फार्मूला क्या होता था हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा, ये होता था। थीटा बराबर क्या है, 0 है, तो आर का मान यहां पे कितना आ जाएगा, देखो आर स्क्वायर बराबर के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के कॉस 0 का मान कितना होगा, कॉस 0 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। कॉस 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो 1 की वैल्यू यानी कि 2ab, भाई कॉस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2ab हो जाएगी। तो आर स्क्वायर बराबर के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ गया, ए प्लस बी। देखो इसका मतलब क्या है, जुड़ेंगे, इसका मतलब इनकी कंडीशन क्या है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, बनने वाला एंगल का मतलब थीटा क्या है कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में सदिश जुड़ेंगे। और यही मान जो है बेटा, ये आर बराबर ए प्लस बी, यह मान परिणामी का यानी कि रिजल्टेंट का उच्चतम मान भी है, उच्चतम मान भी है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा मान नहीं हो सकता। अरे यार ये तो तुम्हें पहले देख के लग रहा है कि इससे अगर तुम वेक्टर ए और वेक्टर बी को यदि जोड़ते हो तो क्या इससे ज्यादा मान हो सकता है कभी? अगर वेक्टर ए, भाई मान लिया ए की वैल्यू, वेक्टर ए की वैल्यू है 4 न्यूटन है, थोड़ी देर के लिए मान लेते, न्यूटन मान लेते, मीटर भी मान सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं a प्लस बी, यदि हम करते हैं तो 4 प्लस के 5 बराबर कितना आ जाएगा, 9 न्यूटन। क्या 4 और 5 के बीच की वैल्यू कभी 9 से ज्यादा हो सकती है? अगर 4 और 5 को यदि हम जोड़ें, ठीक, तो क्या इसकी वैल्यू, मतलब अगर ये दोनों हमारे पास सदिश हैं तो इनकी वैल्यू कभी भी 9 न्यूटन से ज्यादा की नहीं हो सकती, 9 न्यूटन से ज्यादा की नहीं हो सकती, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलो इतनी बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल दिया था हमने, अच्छा सा, सुंदर सा, प्यारा सा, सीरियस नहीं लिया तुमने, चलो कोई बात नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो यार, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ए का मैग्नीट्यूड प्लस के बी का मैग्नीट्यूड, एक ही बात है ना। अरे मान है इसका मतलब, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि इसके मान लिखते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब मान ही तो है बेटा। चलो अब बात करते हैं हम, यदि सेकंड कंडीशन क्या है हमारी कि थीटा बराबर 180 डिग्री, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो कैसे होगा, चलो भाई बताते हैं। थीटा बराबर यदि 180 डिग्री हो तो भैया एक ऐसे में रहेगा वेक्टर ए, और वेक्टर बी कैसे में रहेगा, ऐसे में रहेगा। भाई ऐसे तो रहेगा, और कैसे रहेगा, एक वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर रहेगी, वेक्टर बी की डायरेक्शन इधर रहेगी, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री। ऐसे ही तुम, जैसे तुमने ये किया, ऐसे इसका भी मान निकाल के देख सकते हो यार। आर स्क्वायर बराबर के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू माइनस में होती है बच्चों, तुम्हें पता है, इसलिए इसे भूल मत जाना, ठीक है। 2ab ये आ गया -1, इसको हमने लिख ही दिया फिर भी, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और ये मान किसका बन गया, आर स्क्वायर बराबर के a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो r बराबर के a माइनस बी। बात समझ में आई कुछ? b की वैल्यू क्या है, अपोजिट है, b की वैल्यू क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो यानी कि r बराबर कितना आ गया, a प्लस बी। एक बात और ध्यान रखना है यहां पे, यानी कि इन दोनों का अंतर है, और परिणामी का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। परिणामी का मान, नोट लिख लो इसे, परिणामी
का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखना बेटा, परिणामी का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अरे भाई वेक्टर को जोड़कर ये अगर मान लिया तुम हाँ ये है जैसे वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक, ए हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये पैरेललोग्राम वाला बन गया, ठीक है। चलो इसको यहां शिफ्ट करते हैं, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, ये हो गया। अगर हमने परिणामी ये बना परिणाम, क्या परिणाम इन दोनों को जोड़कर आता है ना, ये आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। क्या आर का मान कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता बच्चों, हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में? आर का मान कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो अब हमें यहां पे क्या करना है, a माइनस बी से, अब तुम सोचोगे सर अगर बाई चांस b की वैल्यू ज्यादा हुई तो यहां तो r का मान नेगेटिव आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों? इसको ऐसे लिखना है r बराबर के a डिफरेंस b, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहां परिणामी का मान दोनों सदिशों का अंतर क्या आएगा, परिणामी का मान दोनों सदिशों का अंतर होगा, दोनों सदिशों का अंतर होगा। जो वेक्टर बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को घटाना है, जो वेक्टर बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को घटाना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? जो वेक्टर बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को माइनस करना है, तो मान कभी भी तुम्हारा माइनस नहीं है। इसका मतलब ये यही लिखा गया, ठीक है बच्चों। चलो बिल्कुल ठीक है, यहां पे चाहे तुम मोड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ एक बात और ध्यान रखना, यहां पे यदि जैसे मान लिया तुमने मोड लगाया इधर, तो मोड यहां पे अलग अलग मत, यहां पे मत लगा देना अलग अलग, यहां पे मत लगा देना अलग अलग, मान ही बदल जाएगा, ध्यान रखना मान ही बदल जाएगा। इसलिए इसको ऐसे जरूर लिख सकते हो तुम, इसको ऐसे जरूर लिख सकते हो, बात समझ में आ गई, मान बदल जाएगा। हाँ तो इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है बेटा। यहां बीच में अलग अलग मत लगा देना, यहां पे अलग अलग नहीं लगाना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया, वेरी गुड, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात कर, अच्छा एक चलो छोटी सी बात और रह गई, एक छोटी सी बात और रह गई। कहने का मतलब देखो, ये आपको वैसे समझा तो दिया यार, लेकिन फिर भी अगर हम यहां पे यदि हाँ चलो यहां पे क्या है देखो, परिणामी ये जो रहेगा, परिणामी का मान हमेशा a डिफरेंस b और a प्लस बी के बीच का रहेगा। बता दिया ना अभी आपको, नहीं अच्छा इसके बारे में नहीं बताया भाई, a प्लस बी ऐसे था ना वो। कहने का मतलब क्या है कि जो a प्लस बी का जो मान रहेगा, a प्लस बी का जो मान रहेगा, ये इससे, इसको ऐसे कर लीजिए, ये इससे छोटा या बराबर, यानी कि r का मान इससे छोटा या ये मान जो है परिणामी का मान इससे छोटा या इसके बराबर, या इसके बराबर रहेगा, ठीक है, या तो इसके बराबर रहेगा और या इससे छोटा या बराबर, यानी कि r का मान इन दोनों के बीच में ही रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना यार, r का मान जो है, अभी बताते हैं इसको कैसे, अभी बताते हैं कैसे। यदि a बराबर कितना है 5, नहीं 1 बराबर 5 है और b बराबर कितना है 4 है, a बराबर 5 है, b बराबर 4, वेक्टर a बराबर इतना है, ठीक। तो a डिफरेंस b कितना आ जाएगा, यदि हम वेक्टर a माइनस वेक्टर b लिख सकते हो तुम, वेक्टर a माइनस के वेक्टर b, यानी कि कहने का मतलब क्या था, a डिफरेंस b, तो 5 माइनस के 4 कितना आ जाएगा 1। और यदि हम इसे
अच्छा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, पहले बताओ। हाँ, अभी तक तो दिखाई दे रहा है ना, ठीक। और यदि हम इसे ऐसे लिखें, कैसे बोला कि a प्लस b, यदि हम इनको जोड़ेंगे तो 5 + 4 बराबर के 9। परिणामी का मान हमेशा, अरे ये परिणामी का मान ही तो है भाई, r बराबर ही तो है यार, ये r परिणामी। तो परिणामी का मान हमेशा क्या रहेगा, यानी कि इन दोनों का अंतर होगा उसके, और जो इन दोनों का योग होगा सदिशों का, उनके बीच में ही रहेगा। हमेशा ध्यान रखना इनका, परिणामी का मान दोनों सदिशों के अंतर और दोनों सदिशों के योग के बीच में ही रहेगा। बात समझ आ गई? यानी कि 1 से लेकर और 9 तक कुछ भी हो सकता है। ये तो यहां का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, ये तो यहां का एग्जाम्पल है। लेकिन फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है कि परिणामी का जो मान होगा वो दोनों सदिशों के अंतर और दोनों सदिशों के योग के बीच में कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? कम से कम कितना हो सकता है, जहां दोनों सदिशों का अंतर होगा। अधिक से अधिक कितना हो सकता है, दोनों सदिशों के योग का बराबर, इससे ऊपर नहीं हो सकता परिणामी का मान। ध्यान रखना इस बात को बच्चों, बहुत काम की चीज है। परिणामी का मान हमेशा दोनों सदिशों के अंतर और दोनों सदिशों के योग के मध्य ही रहेगा। ध्यान लिखना, परिणामी का मान सदैव दोनों सदिशों के अंतर, दोनों सदिशों के अंतर, अंतर यानी कि a डिफरेंस b, अंतर तथा योग, ठीक है, a प्लस b, ठीक है, a प्लस b के मध्य ही रहेगा, मध्य ही रहेगा। अरे यार छोटी छोटी बातें तो मैं लिखवा दी है, कक्षा 2 के बच्चों की तरह, ठीक है। अब तो भूलना नहीं चाहिए, अब तो इसे भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। देखो इसे नोट्स जरूर बनाते रहना, हैंडमेड नोट्स, ये सब चीजें नोट्स में ही काम मिलेगी बेटा, किताब में नहीं मिलेगी ये सब चीजें, ठीक है। ये सब चीजें आपको नोट्स में मिलेगी, और नोट्स यदि अपने हाथ से बनाओगे तो उसका मजा ही कुछ और है। नोट्स यदि अपने हाथ से बनाओगे उसका मजा ही कुछ और है। बात समझ में आ गई? तो नोट्स बनाते रहना, ये सब चीजें अपनी भाषा में जरूर लिख लिया करोगे। ये इस तरीके, जैसे मैंने अभी बता दिया तुम्हें कि इसके बीच, वरना इसी में बता सकता था मैं सब कुछ, यहाँ लिखवाने की क्या जरूरत थी। तो ये सब नोट्स में इसीलिए लिखवाया जाता है ताकि तुम बनाओ तो तुम्हें याद रहे कि इसका मतलब क्या था। पता लग रहा है ये लिख लिया, इसका मतलब भी भूल गए। बात समझ में आ गई? चलो अब करते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा। ओहो अच्छा चलो, एक केस अभी और रह गया। एक केस थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर 180 हो, दोनों स्टडी हो गए, है ना। अब आते हैं जब थीटा बराबर क्या हो, 90 हो, जब कोण दोनों के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। थीटा बराबर 90 हो, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, ठीक है। केस नंबर 3, जब थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो। डिग्री का है, इसको चलो हमने पैरेललोग्राम बना लिया, आगे शिफ्ट किया हमने, पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक। वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, परिणामी ये जाएगा इधर से ऐसे, है ना। तो ये हमारा अल्फा एंगल होता है, ये हमारा अल्फा एंगल होता है। वेक्टर ये बी है, तो अगर पैरेलल शिफ्ट यदि हम करते हैं, ये भी वेक्टर बी होगा। ये किस लिए, क्योंकि अब हमें इस एंगल के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे ये लिख दिया वेक्टर ए है हमारा, ठीक है। ये वेक्टर बी, वेक्टर ए और बी दोनों इसमें आ गए ना, वरना इसके लिए करना पड़ता, फिर इसके लिए ये थोड़ा उल्टा हो जाता। बात तो एक ही है लेकिन ये थोड़ा उल्टा हो जाता। ये हमें अच्छा सा लग रहा है क्योंकि सीधा सामने में आ रहा है देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान निकालेंगे अल्फा का मान, ठीक।
टेन अल्फा का यदि हम मान निकालें बेटा, यदि हम अल्फा का मान ज्ञात करें, देखो सबसे पहले तो चलो हम आर की वैल्यू निकालते हैं। हमें आर की वैल्यू निकालनी होती थी। यहां पे कैसा रहेगा, यहां पे कैसे बनेंगे सदिश, आर स्क्वायर बराबर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos 90 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा भाई, 90 डिग्री है एंगल, तो ये 90 डिग्री का है यार, cos 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, बस यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस के 0 आर स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसे चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, आर बराबर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये तब जब दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो, तब यदि हमारा रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। यदि हम यहां से अल्फा का मान ज्ञात करते हैं, अल्फा का मान यदि हम ज्ञात करते हैं, देखो वैसे तो हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं, टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार बी बटे, यही तो आएगा, टेन अल्फा बराबर के लंब बटे आधार, है ना। लंब क्या है, बी है, ये क्या है, ए है। और यदि हम देखो फार्मूले द्वारा भी ज्ञात करना चाहेंगे तो टेन अल्फा बराबर क्या होता था, बी साइन थीटा और ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना, ए प्लस बी कॉस थीटा रख दो भाई। बी साइन थीटा का मान कितना है, साइन 90 बटे ए प्लस के बी कॉस 90, तो टेन अल्फा बराबर के साइन 90 का मान 1 होता है, 1 से गुणा होकर बी आ जाएगा ऊपर, ए बटे में कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, देखो वही आ गया ना, टेन, यानी कि दिशा का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। इसे तुम अल्फा बराबर टेन इनवर्स ये भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा क्या लिखें बार बार, तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो टेन अल्फा की वैल्यू यहां से ये आएगी कब, जब हमारे पास थीटा बराबर, ये केस थोड़ा अलग सा हो गया ना, थोड़ा डिफरेंट सा हो गया। तो यहां पे हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर आ गई, कब, जब दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है। जब दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है। तब परिणामी का मान कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर मान आएगा, और हमारी अल्फा का मान कितना आएगा, अल्फा जो किससे बनता है, वेक्टर ए के साथ बनता है, उस कोण का मान कितना आएगा, ये पूरा जो है, पूरा तो देखो थीटा है, ठीक है, लेकिन ये वाला एंगल क्या होता है, अल्फा, जो परिणामी और एंगल ए के बीच का मान है। परिणामी और परिणामी कौन सा है बेटा, परिणामी ये है ना, परिणामी और वेक्टर ए के बीच का जो एंगल है वो कितना है, अल्फा मान। यदि हम उसका मान ज्ञात करें, क्योंकि टेन अल्फा क्या है, दिशा ज्ञात करने के लिए, क्लियर। चलो बहुत सुंदर। अब बात करते हैं एक सुंदर सा प्यारा सा खूबसूरत से क्वेश्चन के साथ सत्र की समाप्ति करते हैं, ठीक है। उसके बाद कराएंगे इसमें थोड़े अच्छे से न्यूमेरिकल, अगली वीडियो में लाएंगे यार, आज के लिए इतना ही काफी है, लंबी लंबी वीडियो हो जाती है, फिर तुम लोग भी देखने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हो। क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण, ठीक, बराबर इतना हो, कितना बराबर, वेक्टर ए का परिमाण प्लस के वेक्टर बी का परिमाण, क्या बात है, हो, तो सदिश ए तथा बी के मध्य का कोण कितना होगा। तो सदिश ए तथा बी के मध्य का कोण कितना होगा, तो सदिश ए तथा बी के मध्य का कोण कितना होगा, मध्य का कोण कितना होगा, कितना होगा, सदिश ए तथा बी के मध्य का कोण कितना होगा। अब तुम सोच रहे हो सर कितना क्या होगा, ये तो बराबर है इसी के, ये तो इसी के बराबर है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हम अब आपको बताते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं है। देखो यहां पे क्या है,
मॉड के अंदर क्या है, वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी, ये मॉड के अंदर है। याद करो जब हम परिणामी का मान ज्ञात करते थे, आर की वैल्यू होती थी या नहीं होती थी, आर बराबर ए प्लस बी होता था नहीं होता था। अरे दोनों सदिशों का परिणामी क्या होता था, यानी कि दोनों सदिशों का योग होता था। ये क्या होगा, ये आर वेक्टर है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वेक्टर आर है, ये मान क्या हो गया, वेक्टर आर हो गया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि आर बराबर के वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी। बात समझ में आ गई, वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी, ये मान आ गया हमारा। और अब हमारे पास यहां पे क्या है, देखो जब ये आ गया तो ये इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, आर बराबर के वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी। अब हमने एक बात बताई थी तुम्हें, जब विशेष परिस्थितियां वो क्या बताई थी, जब दोनों सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री था, जब दोनों सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री था, तब हमारी ये परिस्थिति आई थी या नहीं आई थी, वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी। ठीक है, अर्थात अरे वेक्टर ए यार एक ही डायरेक्शन में है ना, एक ही डायरेक्शन में है, ए प्लस बी आ रहा ना। ए प्लस बी का मतलब क्या होता था, ए प्लस बी का मतलब यही तो होता था कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, ए बी। कुछ याद आया नहीं आया, कुछ याद आया या नहीं आया? अरे भाई इसको फिर ऐसे करते थे, ये हमारे ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया, तो बनने वाला कोण कितना होता था, 0 डिग्री। कुछ याद आ गया होगा, अब कुछ याद आ गया होगा। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना आ जाएगा बेटा? ठीक है, देखो यहां से हमने ये क्या था, ये सबके ऊपर मोड थे, हमने ये सारे मोड खत्म कर दिए, हटा दिए सब में से, तो आर बराबर ए प्लस बी आ गए। ए प्लस बी यानी कि दोनों एंगल, दोनों सदिश इस तरीके से कब जुड़ते हैं, जब उनके बीच का कोण 0 डिग्री हो। जब उनके बीच का कोण कितना हो, 0 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच का कोण कितना होगा, अर्थात इनके मध्य का कोण 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री होगा। इनके मध्य का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। ठीक, अब देखो यदि यही बात ये होती कि a प्लस के b बराबर के वेक्टर a का मोड माइनस के वेक्टर b का मोड, यदि यहां ये होता तो तुम अच्छी तरह जानते हो फिर आंसर क्या होता, यहां ये होता, ये a प्लस बी क्या है, रिजल्टेंट है, परिणामी है, यानी कि r का वेक्टर बराबर के वेक्टर a, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के वेक्टर b, ऐसे तो है ये। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं यहां से, r का वेक्टर बराबर के a का वेक्टर माइनस के b का वेक्टर, यानी कि माइनस कब होता था, अरे जब 180 डिग्री होता था यार, माइनस इसलिए, ये सब भूल गए क्या तुम सब, ये कैसे आ जाता था फिर, देखो r a ये हो गया a वेक्टर, b क्या है नेगेटिव, या इससे पहले हमने विपरीत वेक्टर भी तो पढ़े थे, ऑपोजिट वेक्टर हैं, जो हमारे विपरीत सदिश थे वो भी हमने पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, वहां भी तो यही था यार, ये विपरीत सदिश ही तो है। तो इनके बीच के बनने वाला कोण कितना है, थीटा बराबर 180 डिग्री। एक ऐसे में जा रहा है, एक ऐसे में, दूसरा ऐसे में, तो कितने का कोण बन गया, ऐसे ऐसे में ना, दोनों विपरीत दिशा में, तो 180 डिग्री का कोण। तो इनके मध्य का कोण 180 डिग्री हुआ। भाई ये इसकी क्या होती थी, ठीक है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू भी होती थी, है ना, रिजल्टेंट की ये क्या होती थी, मिनिमम वैल्यू भी तो होती थी। बताया था तुम्हें a माइनस बी क्या होगी, यानी कि रिजल्टेंट a प्लस बी और a माइनस बी के बीच ही वैरी करेगा, है ना, a माइनस बी और ये इसकी क्या होती थी, मिनिमम वैल्यू भी होती थी a माइनस बी। और कैसे बनता था, ये a सदिश देखो इधर जा रहा है, b क्या है, ऑपोजिट है, तो b क्या आ रहा है, इधर आ रहा है। बात समझ में आ गई? चलो आज के लेक्चर में इतना ही काफी है बेटा, मेहनत करते रहो, ईमानदारी से पढ़ते रहो यार, अपने दोस्तों को चैनल जरूर शेयर करते रहो। ठीक है, अभी इसमें आपका थोड़े से 5-6 न्यूमेरिकल और करवा देंगे, थोड़े हार्ड से, थोड़े बढ़िया से करेंगे, मस्त हो जाएगा एकदम।
पूरी पढ़ाई ऐसे ही चलेगी एकदम बढ़िया वाली, ठीक है। बस आप मेहनत से पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, एक एक चीज क्लियर करवाते हुए चलेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, बस इतना जरूर करना मेरे लिए, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।